नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे और क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस यात्रा के दौरान वो जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और भारत अमेरिका वैश्विक साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को ऊपर विचार आदान प्रदान भी करेंगे। दरअसल इसके अलावा वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ पहले क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। बयान में कहा गया कि क्वाड सम्मेलन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है। पीएम मोदी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कोविड महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज और दूसरे अहम विषयों पर भी अपने संबोधन के साथ वो अपनी अमेरिकी यात्रा का समापन करेंगे। समझा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में पीएम मोदी अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन को अपने निशाने पर ले सकते हैं। रिपोर्ट देखें। पीएम मोदी 6 महीने बाद अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी पहली मुलाकात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई, तो अगले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने होने वाली इस मुलाकात वैश्विक साझेदारी बढ़ाने और हिंद और प्रशांत महासागर में शांति स्थापित करने की दिशा में अहम कदम बताया है। बाइडेन प्रशासन का मानना है कि इस मुलाकात से कोविड को खत्म करने के लिए दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के क्वाड देशों की रणनीति तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री यहाँ क्वाड देशों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड एक असैन्य संगठन है, लेकिन हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की विस्तारवादी हरकतों के मद्देनजर इन 4 देशों का साथ आना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्वाड की मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। इनमें नई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, समुद्र सुरक्षा, मानवीय सहायता और डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे शामिल होंगे। चीन के रवैये को लेकर किसी कारगर रणनीति पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि क्वाड देशों के लिए चीन साझा चुनौती पेश कर रहा है। इस क्षेत्र के छोटे देशों जैसे मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान के अलावा वो जापान को भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को लेकर चीन असहज महसूस कर रहा है। चीन अपने सरकारी प्रकाशन ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को क्वाड से दूर रहने की नसीहत भी दे रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर एक अहम सुरक्षा समझौता किया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलेगी। इस पर चीन ही नहीं, उत्तर कोरिया की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ेगी, लेकिन चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खरी सुनने को मिल सकती है। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। भारत को अफगानिस्तान के एक बार फिर से आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनने की आशंका है। ये आतंकी भारत पर हमले कर सकते हैं। यही नहीं, अब अफगानिस्तान में चीन के पैर पसारने की आशंका बढ़ती जा रही है। चिंता इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चीन के जासूसों ने अफगानिस्तान के बगराम हवाई ठिकाने का गोपनीय दौरा किया है। माना जा रहा है कि चीन बगराम एयरबेस पर अपना जासूसी केंद्र बनाना चाहता है। इससे पहले भारत में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और रूसी सुरक्षा सलाहकार के साथ देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक हुई। समझा जा रहा है कि ये बैठक आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया नेटवर्क तैयार करने के मकसद से
की गई है। जाहिर है कि हिंद प्रशांत महासागर में एक बार फिर नए सिरे से ध्रुवीकरण तेज हो रहा है और इन हालातों में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमेरिका दौरे में राष्ट्रपति जो बाइडेन से, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। क्वाड देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक बयान जारी किया और उसमें कहा गया कि वे इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिका वैश्विक साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही दीपक बोहरा जी हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक बोहरा जी आपसे ही, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, विदेश नीति को समझते हैं, समझाते भी हैं। सर, आप ही सबसे पहले बताइए कि इस अमेरिकी दौरे का, प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे का क्या मतलब निकाला जाए, कितना महत्वपूर्ण है और इसे आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपके कार्यक्रम में शरीक होने का, और बाकी जो आपके दो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने का। आपसे भी सीखता हूं और उनसे भी। इस मीटिंग में, जैसा इस विजिट में, जैसा आप जानती हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे, अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से मिलेंगे और पहला इन पर्सन क्वाड समिट जो है उसमें भाग लेंगे। पिछले साल इसी टाइम, बल्कि इससे पहले अप्रैल में जब मैं यूएस में था, कितने अमेरिकन लोग हमें आके कहते थे थैंक यू इंडिया, क्योंकि आपने हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल वगैरह दिया, सारी दवाइयां दी। उस समय लोग सोचते थे कि जो चाइनीज महामारी है उसका इलाज इनसे हो सकता है। उसके बाद फिर हमारी बॉर्डर क्लैश हुई चाइना के साथ जून में। अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया बोली शाबाश इंडिया, आपने डट के मुकाबला किया है। मुझे कई साल हो गए डिप्लोमेसी में, 48 साल। मैं ये जानता हूं कि जो बायलैटरल विजिट ऐसी होती हैं, सब लोग कहते हैं पाथ ब्रेकिंग, नया चैप्टर, लेकिन फिर हल्के हल्के जो जोश होता है, मेमोरी होती है, वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इस विजिट में आज हमारी दुनिया इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, बहुत खतरनाक स्थिति है। पुराना ऑर्डर मर रहा है, नए वाला कोशिश कर रहा है कि मेरा जन्म हो। और जो दुनिया की दो सबसे पावरफुल, शक्तिशाली डेमोक्रेसीज हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, इनकी जो मीटिंग हो रही है मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4-5 चीजें। सबसे पहले महामारी, जिसने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए 600 साल बाद ऐसा एक खतरा आया है जिससे हम कंप्लीटली नष्ट हो सकते हैं। जैसे 200 मिलियन लोग मरे थे ब्लैक डेथ जब यूरोप में आया था। दूसरा क्लाइमेट चेंज, आप ये देख रही हैं, मैं तो देश की राजधानी में हूँ, यहाँ सितंबर के खत्म हो रहा है और बारिश हो रही है मैम। आपने देखा है मिस आइडा जो हरिकेन आया था, अमेरिका की क्या हाल की, वाइल्ड फायर कैलिफोर्निया, ग्रीस, स्पेन, किस तरह के फ्लड्स आ रहे हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जहां पर बारिश होती थी वहां पर अब अकाल पड़ रहा है। दूसरा क्लाइमेट चेंज। तीसरा अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसको देख रहे हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। चौथा, पूरी दुनिया चाहती है कि चाइना को सबक सिखाया जाए, ये 5वां है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, और फिर आतंक किस तरह से उसके साथ निपटा जाए, ये सेक्टर्स हैं जिन पे बातचीत होगी, क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में टोटल कन्वर्जेंस है मैम बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि कोई भी दोस्ती हो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ होना चाहिए, और दोनों देशों का स्वार्थ यही है इन सेक्टर्स में जो आपको बताया। इसीलिए ये होगी डिफाइनिंग पार्टनरशिप हमारी शताब्दी। ठीक है दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है, उन बिंदुओं को उभारा है जिन पर बातचीत होनी बहुत जरूरी है। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्या वाकई आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, और इन बिंदुओं पर बातचीत करनी कितनी जरूरी है, जिस बात का जिक्र अभी दीपक जी कर रहे थे? दो बातें हैं नेहा जी। पहली बात तो आज जो डिबेट है, ये डिबेट हमारी भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में है, और विदेश नीति की जो निरंतरता है, भारतीय इंटरेस्ट का ख्याल हम सबको रखना है, हम सब रखते हैं। और निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री यदि अमेरिका जा रहे हैं तो भारत का रिप्रेजेंटेटिव है,
वो भारत के पक्ष को वो रखेंगे और उन्हें रखना चाहिए। जिन मुद्दों पर अभी दीपक जी ने बोला वो सारे मुद्दे वैलिड हैं। आज विश्व में चुनौतियां हैं, बहुपक्षीय मुद्दे बहुत सारे हैं, जिसमें आतंकवाद की चुनौतियां सबसे ज्यादा गंभीर रूप में धारण कर ली है। द्विपक्षीय मुद्दे भी हमारे अमेरिका से और भारत के हैं, जो कई मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे हो या और मुद्दे हैं जिन पर कई बार हम विवाद में भी रहे हैं। हमारी संभावना भी है और हमारी चुनौतियां भी है भाई। जहां तक बात क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ा इशू है, और क्षेत्रीय स्तर पर चूंकि दक्षिण एशिया का जो इन्वॉल्वमेंट अभी बना है, जिस तरह अफगानिस्तान को लेकर सेंट्रल एशिया इन्वॉल्व हुआ है, और दो बड़ी शक्तियां चाइना और रसिया जो आपस में कंपीट कर रही हैं इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए, मुझे पूरा भरोसा है जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका में होंगे तो इन मुद्दों पर भी वो चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू है वो यूनाइटेड नेशन के लिए आज चैलेंज है। यूनाइटेड नेशन जिस तरह से अभी दीपक जी ने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व अब बनने जा रहा है, मल्टीपोलर विश्व की बात अब आ गई है। जो अमेरिका एक यूनिपोलर के तरह था और एक पावर बैलेंस का जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं टूटा है। अफगानिस्तान से एक बार और पहले जब रसिया थोड़ा था और अमेरिका का उस समय इंटरफेरेंस हुआ था, उस समय विश्व जो है एक नए ध्रुव के तरफ चला था और हेजेमोनी अमेरिका की बनी जब 1990 की आसपास की बात है। आज वो दौर बदल गया है और अब जो है ये जिस तरह से अमेरिका यहां से छोड़ कर गया है और जिस तरह से दो शक्तियों को एक साथ यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे हमारे वो अगेंस्ट आज खड़ी हो गई हैं, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं दिख रही हैं। हमें इन चुनौतियों के बीच कैसे दो बड़े लोकतांत्रिक देश, एक सबसे पुराना अमेरिका जो लोकतंत्र का पुजारी है और भारत जो सबसे बड़ा विश्व में लोकतंत्र का पुजारी है, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। और इसी साथ क्वाड का जो मीटिंग होना है जिसमें वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हमारा एक सहयोगी देश रहा है और वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं पीड़ाओं से ग्रसित है, उसकी भी अपनी राष्ट्रीय हित और अपने चैलेंजेस है। तो हम सबको इन सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यूनाइटेड नेशन को भी कहीं ना कहीं केंद्र में लाना होगा, क्योंकि कोरोना के समय से लेकर के और अफगानिस्तान की पूरी लड़ाई में यूएन भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैकिंग दिख रही है। और इसमें हमें पूरी ईमानदारी से, भारत एक ऐसा देश है जो इसका रिप्रेजेंटेशन आज संयोग से हम अध्यक्ष भी हैं और वैश्विक स्तर पर भी हमारी एक अपनी पहचान है। हमारी रणनीतिक और जो कूटनीतिक हमारी जो इतने वर्षों की मेहनत है, उस मेहनत का प्रतिफल हमें मिले, हम इन्हीं आशाओं के साथ प्रधानमंत्री की यात्रा का धन्यवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि भारत के हित में कुछ अच्छा निर्णय हो। ठीक है अजय जी, ये तो तमाम विषय हमने ऐसे उठाए हैं जिस पर प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन महेश जी, प्रधानमंत्री के मुख्य एजेंडे में क्या है, किन मुद्दों पर बात होगी? लेकिन यह जी प्रधानमंत्री के मुख्य एजेंडे में वो जो बात होगी वो भारत के हित में होगी, भारत की उपलब्धि होगी, भारत की चुनौती होगी, साथ में वो वैश्विक चुनौती जो है जो आज के डेट में बरकरार है, यह चीन का प्रभुत्वकारी जो उसकी नीति है या अफगानिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की भूमिका है, अभी हाल में जिस तरह से संयुक्त सुरक्षा परिषद में भारत ने मादक पदार्थों को लेकर, आतंकवाद को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर हमने जो बातें रखी, ये कई देशों से द्विपक्षीय स्तर पे इसकी बातचीत भी होनी है और इसमें मुझे लगता है कि भारत पूरी तरह से सफल भी रहेगा। अब रही बात की हमारी जो चुनौती है, उसमें सिर्फ यही चुनौती नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, एक तो अभी तत्कालिक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कोरोना के आड़ में या कोरोना की वजह से जिस तरह से सब लोग कोरोना की वजह से उसके बचाव, उसके रोकथाम में लगे हुए हैं और ऐसे में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस मौके का फायदा उठाने में कहीं कहीं सफल हुए हैं, कहीं कहीं असफल भी हुए हैं। तो उन लोगों के लिए उनको हम कैसे रोकें, उनके ऊपर हम कैसे लगाम लगाएं और ऐसे तत्वों को हम कैसे चिन्हित करें। तो मुझे लगता है कि भारत का ये जो मुहिम है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो इस चीज को पॉइंट आउट किया, वो निश्चित रूप से
और देशों को भी ये अपील करेगा और देश भी हमारे साथ खड़े होंगे। तो भारत की इस विचार को या भारत के इस प्रयास को अगर कहीं मजबूती मिलती है तो निश्चित रूप से भारत उस चीज को और निखारेगा जो उसकी उपलब्धियां हैं। जैसे कि कोरोना काल में हमने अपने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाली, जिस तरह से हमने टीकाकरण किया, जिस तरह से हमारी यहाँ पे अभी आर्थिक जो एक वातावरण है हमारा, कि हम अगर देखें तो आज के डेट में सेंसेक्स है या जो जिस तरह का जीडीपी का हमारा प्रोजेक्शन है, तो मिला जुला के ये भी हमें कहीं ना कहीं एक माहौल जो है विश्व पटल पे तैयार करने में या उसको लेकर कहीं ना कहीं उसकी एक थोड़ी सी धमक या प्रेजेंस वो भी दिखाई दे हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से। ये भी प्रयास होगा। बिल्कुल, प्रयास बहुत होंगे, लेकिन वे प्रयास कितने सफल होंगे ये वाकई देखने वाली बात होगी। वोहरा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति को लेकर काफी सजग रहते हैं, और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग देशों के दौरे किए, उन देशों के साथ अपने कहीं ना कहीं बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की, और ये चीजें निकल के सामने भी आई। लेकिन अमेरिका जब वो ट्रंप के शासनकाल में गए थे, हाउडी मोदी कार्यक्रम था, वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के नारे वो लगवा देते हैं। सरकार तो सर ट्रंप की अब नहीं रही है, अब तो जो बाइडेन की सरकार है। लेकिन ऐसे में क्या जो बाइडेन की सरकार के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करना क्या हो सकता है कि बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो, या फिर किसी सरकार की आप तारीफ करते हैं, उसके पक्ष में आप नारे लगवा देते हैं, और फिर जब दूसरी सरकार आ जाती है तो क्या उसके साथ बेहतर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, और ये कितना मुश्किल होगा सर? आपने बहुत अहम प्रश्न किया है मैम, आई कॉम्प्लीमेंट यू कि जब हमने कहा अब की बार इनकी सरकार, इसका क्या असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप दो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है, वो उनकी 32 करोड़ आबादी जो अमेरिका की है और 130 करोड़ जो हमारी है उन पर निर्भर है। हर भारतीय का जो ड्रीम है, सपना है, वही सपना हर अमेरिकन का है। आजादी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जो 50 साल थे दूसरे युद्ध के बाद हमारी जो दोस्ती थी या हमारा संबंध जो अमेरिका के साथ था, वो एक जगह फंसा हुआ था। अमेरिका कहता आप तो सोवियत संघ के चमचे हो, हम कहते आप तो धौंसिए हो। उसके बाद सोवियत संघ टूटा और उसके बाद रीअसेसमेंट हुई। मैम, मुझे अब 48 साल हो गए डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। मैंने इस लेवल की कोऑर्डिनेशन, पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज भारत और अमेरिका के बीच कभी नहीं पहले देखी। क्या है ये बॉन्डिंग सेक्टर? पहला डिफेंस। आप जानती हैं कि 4 एग्रीमेंट्स हैं हमारी, जिन्हें हम फाउंडेशन एग्रीमेंट्स कहते हैं। अमेरिका हमारी इज्जत क्यों करता है? 65, 71, 99, 2019, 2020 में उसने हमारी क्षमता देख ली है कि आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है। एक मजेदार कहानी बताता हूं, आपके जो 2 प्रवक्ता हैं 2 पार्टीज के, शायद वो जानते हैं। 2004 में हमारी पहली एयर एक्सरसाइज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसका नाम था कोप। सर, उसमें 100 जो हिट्स हुए थे, 100 जहाज जो नष्ट हुए इलेक्ट्रॉनिकली, 90 अमेरिका के थे और 10 हमारे। और एक अमेरिकन ऑफिशियल कहता है हमारे लिए तो ये वेकअप कॉल है, हमने भारत की ताकत देख ली है। और दूसरा एक ऑफिशियल बोला कि मुझे तरस आता है उस पायलट पर जो भारतीय वायुसेना से टक्कर लेगा, क्योंकि वो पायलट घर नहीं जाएगा। ये पहली चीज है डिफेंस की। क्यों? हमारी जो कैपेबिलिटी है, बाकी जो देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनका रीअश्योरिंग इफेक्ट है। वो कहते हैं आप है ना, तो अब हम चीन के चमचे नहीं बनेंगे। दूसरा डायस्पोरा, कमला हैरिस से लेकर 4 मिलियन हमारे वहां लोग हैं मैम, हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट यूनाइटेड स्टेट्स में, और 20 लोग हैं भारतीय समुदाय के जो इस समय जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, देखिए अब चीन में नहीं जा रहा। ये सर अच्छी बात है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या किसी सरकार की पैरवी करना, किसी की मुखालफत करना, आप एक देश के प्रधानमंत्री है और दूसरे देश में जाके इस तरह की चीजें करना, क्या ये सही है? क्या ये विदेश नीति, ये विदेश नीति ठीक है क्या? मैं आपको इतना बताते, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था आई रियली लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या गलती है? उनका ये मतलब नहीं है कि दूसरी सरकार अच्छी नहीं होगी, या प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद जो दूसरा आएगा आई डोंट लाइक इट।
ये डिप्लोमेसी में बहुत नॉर्मल चीज है। आई गेट अलोंग वेरी वेल। फिलीपींस के राष्ट्रपति, नाम सुना ना उस देश का, फिलीपींस का, जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई पिंग पोंग जो चाइना का लीडर है, फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटेर्टे रोड्रिगो, वो बोले ओ आई लव दिस मैन, आज कहता आई हेट द फेलो। तो ये चीजें बड़ी नॉर्मल है। ठीक है, ये चीजें बहुत नॉर्मल है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, अभी आपने दीपक जी को सुना, मैं समाप्त कर लूं मैम। हाँ, चौथा हमारा बॉन्डिंग है एजुकेशन में। आप ये जानती हैं कि 2 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं, 55,000 वीजा अभी अमेरिकन एम्बेसी ने भारतीय स्टूडेंट्स को दिए, चाइनीज को नहीं दे रहे क्योंकि वो जाके बेईमानी करते हैं। 5वां है कल्चर। आपको मालूम है मैम, प्रत्येक 100 अमरीकी में से, ये मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स का कह रही है, 20 अमरीकी योगा करते हैं और उनमें शरीक हैं कमला हैरिस के पति। फिर एंटी टेरर कोऑपरेशन और फाइनली हमारी शेयर्ड वैल्यूज। हमारा सपना अमेरिका का सपना है मैम। वी आर फ्रेंड्स। हमारे पीछे, मेरे पीछे आप वो जो ध्वज देख रहे हैं, इनकी दोस्ती होनी थी। इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप विक्टर ह्यूगो कह गया था, इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहली बात तो ये, जिस बात का जिक्र अभी दीपक वोरा जी कर रहे थे कि जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, वहां पर जब नारेबाजी करवाई गई थी या फिर नारे लगवाए गए थे ट्रंप के पक्ष में, तब कांग्रेस ने सबसे पहले सवाल खड़े किए थे कि ये सब चीजें शोभा नहीं देती। दूसरी बात ये कि अगर जो हालात और जो स्थितियां हैं, और अभी जब दीपक वोरा जी कह रहे हैं कि आज की जो स्थिति है वो इतनी बेहतर है अमेरिका के साथ कि इससे अच्छी बॉन्डिंग उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं देखी, तो क्या ये कहा जाए कि अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है? अमेरिका के साथ अच्छे संबंध, बाकी देशों के साथ अच्छे संबंध, अगर हम चीन और पाकिस्तान को छोड़ दे तो तमाम और देशों के साथ तो अच्छे और बेहतर संबंध है ही। देखिए, जिस तरह से अभी दीपक जी ने कहा, दीपक जी के अपने एनालिसिस है, क्योंकि वो ऑलरेडी राजनयिक है तो निश्चित तौर पर राजनीति अपनी सोच सकती है। लेकिन मैं जो बात आज कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ मैं भारत अमेरिका संबंध पर रिसर्च किया हूँ और एक किताब आई हुई है ऑलरेडी भारत अमेरिका संबंध पर। आपका स्क्रीन देख सकता है, आपका दर्शक देख सकता है। और मैं एक बुद्धिजीवी के नाते ये बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाकर के एज ए प्राइम मिनिस्टर यदि जाए और वो बात दूसरे देश में चुनावी मुद्दों में करे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी उचित है कि आप चुनाव प्रचार में जाए। हाँ, भारत यदि जाकर के ट्रंप की प्रशंसा करता है तो चलेगा, लेकिन ट्रंप के चुनाव में भी कोई प्रशंसा करे तो वहां की जो आंतरिक राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक पक्षीय आपके दृष्टिकोण, आपके साथ सोचने का तरीका जरूर हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से ये हमारी गलती थी, फिर भी भारत के जो दृष्टिकोण है, 70 वर्षों का जो दृष्टिकोण और भारत की जो मजबूती है, अमेरिका भारत की उस मजबूती का ख्याल रख रहा है, व्यक्ति का ख्याल नहीं रखेगा। व्यक्ति से कभी कभी गलती हो भी जाती है और मुझे ये पूरा भरोसा है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय भी यदि इसको दिल से नहीं लेंगे तो इस सच्चाई को स्वीकारेंगे और दीपक जी भी स्वीकारेंगे। दूसरी बात दीपक जी ने कही, जो आपका प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के संबंध आज कैसे हैं। शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध में एक व्यापक डायनेमिक्स जो है चेंज हुआ है पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में, और वो बदलते हुए आज 21 वर्षों में बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, जिसमें हमारी इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी रही है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वो सबसे ज्यादा फैक्टर रहा। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी सबसे महत्वपूर्ण रही। इसके साथ जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी हमारी थी, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का नतीजा था कि भारत को 2005 में मनमोहन सिंह के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनानी पड़ी और समझौता करना पड़ा, वो पार्टनरशिप जो एनर्जी पार्टनरशिप जो रिलेशन है। अमेरिका को पता है कि उसको एक व्यापक बड़ा बाजार भारत जैसा देश है, हमारी जनसंख्या का एक ताकत है, हमारी इंग्लिश स्पोकन जो हमारे लोग हैं ये ताकत है, हमारी टेक्नोलॉजी का ताकत है और हमारे ब्रेन का ताकत है। इसका नतीजा है कि अमेरिका चाहे अनचाहे, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का कोई भी दृष्टिकोण क्यों न हो, लेकिन भारत का दृष्टिकोण उसको अपनाना पड़ेगा। और भारत का दृष्टिकोण एक व्यक्ति का विशेष नहीं है, एक पार्टी का नहीं, ये सामूहिकता में देश का दृष्टिकोण है। कांग्रेस की सरकार होती तो भी, और भाजपा की सरकार चाहे वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह जी थे या आज मोदी जी हैं, भारत को उसे देखना है। और वहां के नागरिकों को भी ये पता है
इस भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास उसे भी है। ठीक और ये है। ताकत किसी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं महेश जी से। महेश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो गलती हुई, लेकिन भारत की इमेज डेवलप है, भारत की इमेज बहुत अच्छी है, इसलिए अमेरिका के साथ संबंध आपके अच्छे हैं। इसमें गलती कहाँ हुई? गलती नहीं की। हमारी इमेज, हमारी अगर इमेज अच्छी है तो इमेज बनाने वाले कौन है? जो व्यक्ति सरकार में है, सरकार के द्वारा जो सरकार जो फैसला लेती है, जो सरकार प्रयास करती है, कोशिश करती है। अब रही बात कि वहाँ ट्रंप की आप बात की कि भाई ट्रंप को बुलाया गया कि भाई जहाँ प्रधानमंत्री का एक स्वागत समारोह किया गया, वहाँ ट्रंप आए और वहाँ कहा गया कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब ये तो वहाँ के भारतीय मूल के जो नागरिक थे, ये उनके मुंह से बात सुनी गई और आपको सुन के आश्चर्य होगा। मोदी जी बोले बराक ओबामा जो डेमोक्रेटिक, देखिए अजय जी, मैं आपके बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं कर रहा था, और इस तरह की अगर बात होगी नेहा जी तो मैं फिर बात नहीं करूंगा। नहीं रखिए आप। क्या तरीका है ये? बात करेंगे, कैसे बोलना है? क्या तरीका है? ये कौन सा डिबेट करने का तरीका है? जब भी आप रहती है तब भी ऐसे ही करते रहते हैं। जनता ने वहाँ कहा, मोदी जी ने खुद अपने मुंह से बोला है। ये चाइल्डिश तरीके से बाक करते हैं। बात सुनो, समझो, उसके बाद आप रिप्लाई करो। हम रिप्लाई कर रहे हैं ना आपको, कर रहे हैं, लेकिन बीच में टोकना टोकिए। फिर आप एंकर किस लिए है? फिर आप ही बन जाइए एपीएन में। ठीक है, रखिए अपनी बात। ठीक है, आप हैंड रेस करिए, अगर आपको कहना है अपना हैंड रेस करिए, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बराक ओबामा का कार्यकाल उठा लीजिए, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कार्यकाल है उसको उठा लीजिए, जो रिपब्लिकन के हैं अभी जो बाइडेन है, इनका उठा लीजिए, तो आज स्टेक पे बहुत सारी चीजें अमेरिका की लगी हुई है। क्योंकि अमेरिकन सरकार का एक जो कमिटमेंट है हमारे साथ, वो इसके बारे में अनजान है ये श्रीमान। बहुत सारी चीजें इनके लोगों ने न्यूक्लियर डील का जो किया था, आज भी वो लोग कोशिश में है कि किसी तरह से उसको हम जमीन पे ले आए। उनकी बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगी हुई है, उनके अपने हित भारत से जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि हमने अगर ट्रंप के बारे में कह दिया कि ट्रंप की अब की सरकार, तो आपको सुन के हैरानी होगी नेहा जी, ट्रंप इज द वेरी टफेस्ट प्रेसिडेंट फॉर द इंडिया। वो व्यक्ति ऐसा रहा हमारे लिए कि उसको हम संभालते संभालते मतलब भारत की छक्का छूट गया था कई चीजों में। कई मौकों पे वो हमसे जो है कई हमारी हितों की अनदेखी करके वो आगे बढ़े, लेकिन हमने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनको टैकल किया और जिस तरह से उनको अपने रंग में रंगे, यही भारत की सबसे बड़ी सफलता है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को कहीं धन्यवाद करना चाहिए। और भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा एक स्वरूप, और ये वो कहता है ना कि वो चेहरा दिखता है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री जब भी कोई बात करते हैं या कुछ भी कहते हैं तो वो पूरे देश को ध्यान में रख के करते हैं। वो किसी ऐसी चीज के लिए नहीं सोचते हैं जो कि किसी पार्टी का फायदा हो या किसी व्यक्ति का फायदा हो। वो भारत का फायदा कैसा हो, 130 करोड़ हमारे भारतीय जनता को कैसे उसका लाभ मिले, वो सबसे पहले उस बारे में सोचते हैं। ठीक है। उनकी ये आदत भी है, उनका ये व्यक्तित्व भी है। ठीक एक है। बात। दूसरी बात, जो बात कही जा रही है कि आज के परिवेश में ये जो यूएस के साथ हमारी बातचीत होगी और उस बातचीत का जो है नतीजा क्या निकलेगा, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि हमारी आज के डेट में जो मूल चिंता है और चुनौतियां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान और कोरोना के आड़ में कुछ वो तत्व जो आज के डेट में सक्रिय हैं, उनको पूरी तरह से एक्सपोज करना। और दूसरा जो हमारी उपलब्धि है, भारत की उपलब्धि बहुत बड़ी है। कोरोना काल में हमने जिस तरह से चीजों को बिगड़ने से रोका, दुश्वारियां कम की, टीकाकरण का आज पूरे दुनिया मुरीद है। हमारा जो राशन वितरण है उसको मतलब लोग नतमस्तक है, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। इतनी बड़ी आबादी में इस तरह की व्यवस्था, जहां पे कोरोना आया था तो एक लैब हुआ करता था, और वो उस देश में इतनी तेजी के साथ टीकाकरण हो जाना, इतनी तेजी के साथ गरीब, यहाँ बीपीएल कैटेगरी के नीचे जो है 28% लोग हैं, किसी को भूखे नहीं सोने देना, दुश्वारियां इस तरह की नहीं रही। बेरोजगारी भी होना सर, ये भी गिनवा दीजिए। देखिए बेरोजगारी, आप मुझे बताइए ना, बाढ़ अगर आएगा
तो बिजली 2 घंटे के लिए जाएगी ना। इस चीज की समझ हमको और आपको होनी चाहिए। जब हम और आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं कहीं 50% तनख्वाह मिल रही है, तो स्वाभाविक रूप से। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि सरकार को भी पता है कि किस तरह की स्थितियों से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है कि 50% तनख्वाह कहाँ मिल रही है, और ये आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे। बहरहाल हम बात दूसरे विषय पर कर रहे हैं। अजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिए आप। देखिए, हर आदमी की अपनी पर्सपेक्टिव है और पार्टी का अपना एक दृष्टिकोण होता है। कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर और जब विदेश नीति की बात आती है तो हमें पार्टी से ऊपर उठ करके अपनी करनी चाहिए। और ठीक है, प्रचार का भी एक मौका होता है। मोदी जी चुनाव प्रचार बेशक अमेरिका में जाके ट्रंप का कर ले, लेकिन भारत का प्रचार तभी होगा जब भारत की मजबूती होगी, और भारत की मजबूती में सबूत चीजें हैं। भारत की जनता की मजबूती है, भारत के लोगों की मजबूती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में। अब आप क्यों बोल रहे हैं? दूसरे को तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे। है कि उसका तो टिट फॉर टैट तो मुझे ज्ञान दे रहे थे बड़े भाई। आप तो चुप रहिए। ठीक है, हैंड रेज करिए, आप लोगों को मैं मौका दूंगी। ठीक है। तो जैसे कि अभी दीपक जी बोल रहे हैं, और महेश जी भी बड़े विद्वान आदमी ये सब समझते हैं, लेकिन वो जाकर दृष्टिकोण नहीं आ जाता है कि वो आकर के पूरे डिबेट को, अब फिर अलग डिबेट होगा कि मोदी जी ने कोविड में क्या क्या किया, कैसे लाशें बही, कैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, उस पर फिर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मुद्दा है यूएस विजिट और भारत का क्या उसमें होगा, उन मुद्दों पर हम कर रहे हैं। एक बात अभी दीपक जी ने कही, इसको मैं सीरियस नोट पे लेना चाहूंगा। पर्सनालिटी का भी एक मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और उस व्यक्ति की क्या थिंकिंग है, उसकी क्या फीलिंग है, उसका भी कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल रिलेशन पर होता है। हो सकता है कि मोदी जी का ट्रंप से व्यक्तिगत संबंध, इक्वेशन अच्छे रहे, और उसके कारण वो भारत को रिप्रेजेंट करते करते वो नहीं समझ पाए कि भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन किसी अमेरिकन जनता के एक उस वर्ग को विरोध में आप खड़ा कर देंगे जब आप चुनाव में जाएंगे, डेमोक्रेट वर्सेस जब रिपब्लिकन करेंगे। वहां तक हमको नहीं जाना चाहिए। अमेरिका की भी राजनीति में यदि कोई नेता है और वो इंडिया में आकर के कांग्रेस का प्रचार करने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यह अच्छा माना जाएगा। ये सच्चाई है, तो इसको तो सब स्वीकारते हैं, और मुझे लगता है महेश जी को भी रेशनल ग्राउंड पे, इसे तार्किक ग्राउंड पे स्वीकारना चाहिए। ठीक है। जहां तक इस दौरे की बात है, इस दौरे में मुझे लगता है कि 2-3 पहलू हैं जो महत्वपूर्ण है और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है कि मोदी जी को भी उठाना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी ये कहना चाहता हूं कि आपको जो है, जैसे कि आतंकवाद की जो चुनौतियां और अफगानिस्तान को कैसे हम एक तरह से फेल स्टेट के तौर पे पूरा चल रहा है, उसको हम कैसे कब्जा करें और वहां पे कैसे शांति स्थापित करें। ड्रग माफियाओं का एक बड़ा जाल फैल गया, और ईरान के माध्यम से आपने देखा कैसे भारत को भी वो निशाना बनाते रहे पिछले कुछ समय से, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा मुद्दा है। अभी ईरान के माध्यम से भारत में भी अडानी एयरपोर्ट पर, मुद्रा एयरपोर्ट पर कितना भयंकर बड़े मात्रा में पकड़ा गया है, एक बड़ा मुद्दा है। और जब तक अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं हम इंगेज अपने आप को कैसे करेंगे, ये मैटर है। उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाए, ये हमारा एक उद्देश्य और इशू होना चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान पर कैसे कंट्रोल होगा। पाकिस्तान वाकई सदैव वो फेल सर, मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा चीन को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दीपक जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, सर ये बताइए कि चीन के दबदबे की अगर हम बात करें, चीन के दबदबे पर अमेरिका के साथ सहमति बनाना इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, और इस दौरे पर क्या ऐसा संभव है कि चीन को लेकर कहीं ना कहीं एक सहमति बन सके? क्योंकि हम LAC पर देख ले तो चुनौती बनी हुई है चीन के साथ हमारी, और साथ ही साथ अगर हम तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी एक बड़ी चुनौती है। अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से देखें तब भी चीन, और उसके साथ ही साथ कोरोना के नजरिए से देखें तब भी चीन ही है। तो चीन पर कितना फोकस रहेगा इस यात्रा में? एक अंग्रेजी में कहावत है, द एलिफेंट इन द रूम। जो भी आप बात करेंगे, हाथी उस कमरे में हमेशा चीन रहेगा। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूँ सर, 1990 में जब हमारी इकोनॉमिक ओपनिंग हुई, रिफॉर्म्स हुए, और उसके बाद जब हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हुई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ये बहुत मजबूत चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी। उस समय आपकी पार्टी सत्ता में थी, बहुत अच्छा काम किया था अमेरिका इंडिया रिलेशंस के बारे में, जिस तरह से अब की सरकार, मौजूदा सरकार जो काम कर रही है। मैम, ये कोई डाउट नहीं है कि जो भी कुछ बात हो रही है इस समय, सबके दिमाग में चीन का रवैया है। मुझे इतने साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, मैंने ये कभी नहीं देखा इतनी जल्दी एक देश पूरी दुनिया को नाराज कर सकता है। उसके मित्र आज कौन है? देखिए कितनी बड़ी बड़ी लोकतंत्र हैं उसके मित्र, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया,
और मैं किसी को गिन नहीं सकता जो चाइना का दोस्त है, जो उसकी मुखालफत करेगा। हमारी तरफ जो उसकी सहमति देगा उसके साथ। हमारी तरफ देखिए मैम, 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के। अगर आज पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हो जाए, इंडिया विल बी नंबर 1, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आवर डिप्लोमेसी इज वेरी सक्सेसफुल, हमारी डिफेंस बहुत सक्सेसफुल है, हम सबकी मदद करते हैं। मैम, किसने कहा था हमें कि हमने जो 80 मिलियन 8 करोड़ डोसेज दिए थे 100 से ज्यादा देशों को, किसने कहा था हमें देने के लिए? हमारे को लगता है कि अमेरिकन कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, हम लोग क्या कहते हैं, ऑल लाइव्स मैटर। हम सबकी मदद करते हैं जहां हम कर सकते हैं। दुनिया इस बात को समझती है, इसीलिए मोदी साहब की इस विजिट से टेक अवेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो क्वाड को और मजबूत किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन कर सके। दूसरा, हो सकता है मैं जानता नहीं हूं मैम, क्योंकि मैंने देखा नहीं उनकी एग्रीमेंट को, कि वैक्सीनेटेड भारतवासियों को अमेरिका में जाने दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया जाएगा। तीसरा, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसमें भारत का अहम मुद्दा होगा। चौथा, क्वाड का वैक्सीन इनिशिएटिव उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जी जी। पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, उसमें कोऑपरेशन होगा। ग्रेटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भारत में, और अफगानिस्तान को काबू में रखा जाएगा। सबसे ज्यादा मैम चीन अकेला पड़ गया है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं पिंग साहब, वो नहीं गए थे यूएन में क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है। उन्होंने वीडियो मैसेज भेजा, और जानती है उनका वीडियो मैसेज पढ़िए क्या बोला? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अरे ये चीन का आदमी है, ये जो बाइडेन बोल रहा है, या भारत के प्रधानमंत्री? हमसे अब वो सीख रहा है, वही चीजें कह रहा है क्योंकि अकेला पड़ गया तो सारी दुनिया कहती है। मैम, अल्टीमेटली जो अपने आप को ज्यादा, जिसका बहुत ज्यादा घमंड होता है, वो उतनी ही जोर से जमीन पर गिरता है, उतनी ही चोट लगती है। भारत का कभी घमंड नहीं रहा है। हमारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये अहम फॉरेन पॉलिसी है भारत की। ठीक है महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, चाहती हूँ एक एक कमेंट्स आप सभी से ले लूं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, क्या हमें मिलने वाला है? महेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी हाँ। जी रखिए अपनी बात। जिस तरह से अभी हाल में ही भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रस्ताव रखे, उस प्रस्ताव को निश्चित रूप से ये जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है, जनरल असेंबली है, इसमें उसको प्रमुखता से जगह मिलेगी। क्योंकि वो मुद्दा ऐसा है कि उस मुद्दे के जरिए जो है हम अफगानिस्तान, तालिबान, कोरोना, ये सामुद्रिक रास्ते से अपराध की रोकथाम, या जिस तरह से चीन का एक प्रभुत्व की जो नीति है, जो अभी चीन जिस तरह से अमेरिका का जिस तरह से उसको थोड़ा बढ़ावा मिला है, चढ़ावा मिला, या कह लीजिए जिस तरह से उसने करने की कोशिश करी, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस पे एक कहीं न कहीं विराम लगेगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक जो सबसे बड़ा सौगात जो है वो ये भी मिलने वाला है कि हम जो है उन देशों के साथ अपने संबंधों को और अच्छे करेंगे जो कोरोना काल में हमसे कहीं टीका लिए, हमने उनकी कहीं मदद करी, उनको ये लगा कि भाई किसी संजीवनी से कम नहीं है, उनके साथ एक अच्छे रिश्ते बना के हम अपने आर्थिक स्थिति को और कैसे मजबूत करें, आप और इन्वेस्टरों को अपनी तरफ कैसे लेकर आए, उनको हम कैसे बताएं कि वर्ल्ड का सबसे सुरक्षित देशों में से एक भारत है, जहां पे आपके 90 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हैं, वहां सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल है इस कोरोना काल में। तो ये स्थिति परिस्थिति का जो निर्माण वहां किया जाएगा, ये जो वातावरण बनाया जाएगा, इससे निश्चित रूप से भारत को फायदा मिलेगा, और यही प्रधानमंत्री का प्रयास है। ठीक है।
तो ये प्रधानमंत्री का प्रयास है। लेकिन डॉक्टर राजोपाध्याय जी, आतंकवाद, कट्टरतावाद और साथ ही साथ हिंसक गतिविधियां, इसकी रोकथाम के लिए भी प्रधानमंत्री लगातार आवाज उठाते रहेंगे। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी आवाज उठाई थी और ये कहा था कि इस पे रोकथाम करने की जरूरत है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसे में इस विदेशी दौरा जो है, अमेरिका का जो दौरा है, उसमें क्वाड देशों के साथ भी बैठक होगी। आतंकवाद का मुद्दा कितनी अहमता से, कितने प्रमुखता से उठाने की जरूरत आप समझते हैं? नहीं, आतंकवाद का मुद्दा तो वैश्विक शांति के लिए और वैश्विक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि उसको उठाया जाए। और मुझे लगता है इन मुद्दों पर वैश्विक समुदाय भी एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप में है। ठीक है कि दृष्टिकोण का अंतर है। और मैं एक बिंदु जरूर बोलना चाहूंगा, आज भी अमेरिका के साथ जो समस्या है, आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण और अमेरिका के दृष्टिकोण में शुरू से डिफरेंस रहे। अमेरिका जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ व्यक्ति को टारगेट करता है कि आतंकवाद का मुद्दा उस व्यक्ति विशेष के खत्म हो जाने से हो जाएगा। और हमारी विचारधारा भारत की है कि हम वैचारिक आधार पर इस आतंकवाद को मानते हैं कि व्यक्ति से नहीं, विचारधारा ये है अपने आप में। और ये वैचारिक आधार पर जो कट्टरता की विचारधारा है, जो मारने काटने की विचारधारा है, जो एक पर्टिकुलर आइडिया जो है पूरे सेंट्रल एशिया और मध्य पूर्व एशिया में है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो भारत का यहाँ पे आज भी अमेरिका से कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर, आतंकवाद के अंदर एक वैचारिक मुद्दे पर डिफरेंस है। और हम बार बार समझाने का प्रयास करते रहे कि मसूद हो या आईएसआई का हेड हो या आईएसआई का हेड हो या अलकायदा का हेड हो, सिर्फ वो नहीं है। ये एक विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है और इसको हमें कहीं ना कहीं कमजोर करना होगा। आज विश्व समुदाय हमको पिछले यूनाइटेड नेशन के ही मीटिंग्स के दौरान आप देखेंगी 2669 जो उसका प्रस्ताव संख्या है, या उसके बाद भी कई 1371 है, बहुत सारे, और अभी भी 25-24 में भी ये बात आई है कि इसको धीरे धीरे स्वीकृति हमें मिलने शुरू हुए हैं। निश्चित तौर पे कल जो भी मीटिंग अब होगी यूनाइटेड नेशन में, उससे आज जो जिस तरह अफगानिस्तान वाले रीजन में माहौल बना है और इस तरह एक आतंकवादियों का एक ग्रुप, मैं आज भी मानता हूं और ये कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है, तालिबान एक आतंकवादियों का ग्रुप है जो एक राज्य पर अपना कहीं ना कहीं अधिकार। ठीक है, तो इस मसले को उठाना जरूरी है, समझ गए। ठीक है दीपक जी, जल्दी से आप अपनी बातों के कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, हमारे जो दोनों प्रवक्ता लोग हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सर भरोसा रखिए अपने डिप्लोमेट्स पर, अपनी मिलिट्री पर, हम निपट लेंगे इसके साथ। एक आखिरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अमेरिका जब गया था हाल ही में सर, तो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मेरा पासपोर्ट देख के कह दिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वॉक राइट इन। मैंने कहा क्यों मैडम, अगर मैं कहीं और से होता तो वो थोड़ा बहुत जियोग्राफी जानती थी। बोली आप अगर अपने वेस्ट या ईस्ट से हो, यानी चाइना और पाकिस्तान, मैं आपको अलग बिठा के बहुत पूछताछ करती, बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया, कम राइट इन। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। मेरा कद चेंज पड़ गया ये सब। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोविड महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत और क्लाइमेट चेंज के साथ ही कई दूसरे मसलों पर बातचीत करने की संभावना है। अपने संबोधन में वो इन तमाम मुद्दों को बहुत ज्यादा प्रमुखता के साथ उठा सकते हैं। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इस अमेरिका दौरा से क्या कुछ निकल के सामने आता है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।